सर एक तो बताइएगा कि आज बानी पीटीआई से मुलाकात होनी थी मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान की, तो ये मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? ये तो मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं पता कि आज जेल के औकात जो हैं वो ऐसे थे जिसमें मुलाकात हो सकती थी या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने अप्लाई किया है या नहीं। सो बुनियादी तौर पे आई डोंट हैव एन आंसर। ओके सर, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं पता करके बता सकता हूँ। ठीक हो लेकिन जनरली वैसे तो एक्सेप्शंस क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन जनरली जेल में मिलने के लिए औकात भी होते हैं और कुछ दिन भी तजवीज़ किए जाते हैं, मगर क्योंकि ये अहम चीज़ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुलाकात। सही। सर आपको लगता है कि पीटीआई जो है टाइम किल कर रही है? बिकॉज देखिए कब से ये मुज़ाकराती अमल जारी है और फिर एक और उन्होंने कह दिया कि जी हमें खान साहब से मिलने दें ताकि हम इसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन कर सकें। तो उनकी तरफ से क्या इसको 20 जनवरी तक ड्रैग किया जा रहा है या कोई 6 जनवरी के फैसले की तरफ ले जाया जा रहा है? 20 जनवरी क्या और 6 जनवरी क्या और 50 जनवरी क्या, बुनियादी तौर पे एक खुशाइन चीज़ है कि बैठ के सियासतदान आपस में बात कर रहे हैं। अगर हम इसको डिले करेंगे या इस प्रोसेस को सैबोटाज करेंगे तो हम सबका नुकसान है। अगर हमें आगे बढ़ना है, हम सियासतदान हैं, लोगों से वादे करके आते हैं, वो वादे पूरे करने हैं और अवामी मसाइल का हल ढूंढना है, तो उसके लिए तो हम मिलके बैठेंगे तो हल निकलेगा ना जी। लेकिन सर डिले का नुकसान तो पीटीआई को है, हुकूमत को तो नहीं है। नहीं, देखिए हम तो जिस नुक्ता नज़र से सोचते हैं, हमें लगता है कि डिले का नुकसान सिस्टम को है, बिल्कुल, यानी जमहूरियत को है, बिल्कुल, यानी पार्लिमान को है। अब एक रास्ता खुला है, बड़ी मुश्किल से खुला है, वरना आपको पता है खान साहब बड़ी सख्त तबीयत के हैं और अजीबोगरीब फैसले करते भी हैं और फैसले बदल भी लेते हैं, और मगर जब तक बदलते नहीं तो ऐसे लगता है किसी आहनी तरीके से उस फैसले पे खड़े हैं। जब बदलते हैं तो लगता है उन्होंने पिछला कोई फैसला ही नहीं किया था। अभी आपने देखा ये पिछले जब से ये निगोशिएशंस या डायलॉग की बात हो रही है, एक बड़ी शर्त ये थी कि पहले खान साहब को रिहा किया जाए फिर गुफ्तगू होगी। आपको याद है मैं इस पे को 50 प्रोग्राम कर चुका हूं जिसपे सारे दोस्त कह रहे थे पहले आप खान साहब को छोड़ेंगे फिर बात होगी। अभी 3-4 दिन से मैं सुन रहा हूं कि हमें तो ऑफर हुई थी कि खान साहब को छोड़ दें, हमने कहा हमने नहीं छुटना, हमसे बात करें। अब वो पहले वाली बात ठीक है या अब वाली बात ठीक है, इन दोनों बातों में कोई मुनासबत होनी चाहिए। मगर बहरहाल मैंने जैसे आपको कहा खान साहब सख्त तबीयत के हैं, जब उन्होंने कहा बात नहीं होगी जब तक मैं नहीं छूटूंगा, तब भी वही खान साहब थे। लेकिन सर खान साहब तो फरमाते हैं कि जी कहा था छोड़ देते, मुझे बनी गाला में रहने की ऑफर आई लेकिन मुझे नहीं जाना बनी गाला, वो तो बार बार ये कह रहे हैं। जी मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं कि ये वाली बात ठीक है या पहले वाली बात ठीक है। आपने भी 10-50 प्रोग्राम किए, मैं भी आपसे यही जानना चाहती हूं जिसमें आपने कहा होगा कि एक शर्त। जी मुझे नहीं मालूम, ये तो खान साहब लगता है सो के उठते हैं तो जो उनके गुमान में बात आती है वो कर देते हैं। सही हो। एक दिन उन्होंने कहा कि तब तक नहीं होंगे मुज़ाकरात जब तक मैं नहीं छूटूंगा। अब उन्होंने कहा कि मुझे तो छोड़ रहे थे, मैं छुटना ही नहीं चाहता था। बड़ी अजीब सी बात है। अब ये दोनों बातें तो सच्ची नहीं हो सकती ना जी। सही। तो सर ये जो पीटीआई वाले डिमांड करते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की जो जुडिशल कमीशन है वो बनाई जाए, इस पर राना साहब ने भी कह दिया कि जी वो जो 26 नवंबर को या 24 नवंबर को जो एक जत्था आया था मुसल्ला होकर, तो फिर उस पर भी जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। तो ये जुडिशल कमीशन की गेम कब तक चलती रहेगी और क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाएगी? देखिए जुडिशल कमीशन वाली जो क्रिटिसिज्म था और जो तकरार थी, ये उस वक्त तक तो फेयर थी क्योंकि जब तक इंडाइटमेंट्स नहीं हुई थी, ये बात बिल्कुल फेयर थी कि वो लोग हमसे आके कहते थे, आप भी हमसे पूछती थी कि देखिए 1-1.5 साल हो गया है, अभी तक कोई शहादतें सामने नहीं आई, अभी तक कोई चीज साबित नहीं हुई अदालत में, अभी तक कोई इंडाइटमेंट नहीं हुई। लेकिन अब जब तमाम 1-1.5 साल के बाद तमाम शवाहिद, तमाम शहादतें सामने आ चुकी हैं, जब लोग इंडाइट हो चुके हैं, जब लोगों को अदालत में ट्रायल के बाद सजाएं हो चुकी हैं और उनके पास अभी भी अपील का हक बाकी है, तो फिर बताइए कि अब जब वो तमाम बुनियाद जो बनाई गई थी कि इस बुनियाद पे एक कमीशन बनना चाहिए, जब वो बुनियाद नहीं रही तो फिर ये जुडिशल कमीशन जो है इसका आर्गुमेंट बड़ा कमजोर हो जाता है। जुडिशल कमीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है, अभी भी कोई हर्ज नहीं,
लेकिन उससे बेहतर तो वो होगी तजवीज़ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दी थी कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन फिर कमीशन बनाए, ताकि किसी एक 9 मई के ऊपर बात ना हो, फिर पाकिस्तान की कम से कम मौजूदा पिछले 10, 20, 30 साल की जो तारीख है उसमें तमाम अवामिल जो हैं वो ज़ेर बहस आएँ, तमाम सियासी जमातें बैठें और तमाम सियासी जमातें तमाम अवामिल को सामने रखते हुए कोई ऐसी तरकीब सामने लाएं, कोई ऐसा लाया अमल सामने लाएं जिसके ज़रिए मुल्क एक सलीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो फिर उससे ज़्यादा बेहतर तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब वाली बात है। सही। तो सर आपको लगता है कि ये जो मुज़ाकराती अमल है ये अभी भी इबहाम का शिकार है? क्योंकि एक तरफ जाए तो पीटीआई वालों को रिलीफ्स मिल रहे हैं, जो 9 मई के मुल्जिमान थे उनको जो है वो मतलब उनको सजाएं माफ़ कर दी गई, फिर जो 26 नवंबर के जो मुलजिम थे उनको भी बेल्स मिल गई। लेकिन ऑन द अदर हैंड अज़मा बुखारी साहिबा क्रिटिसिज्म भी कर रही हैं। तो अगर यही लड़ाई की सूरत हाल रहेगी कि इधर से क्रिटिसिज्म उधर से क्रिटिसिज्म, तो फिर ये मुज़ाकराती अमल किस तरफ जाएगा? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो है जो सियासी हमारी नोक झोंक होती है, वो तो पूरी दुनिया में जहां भी सियासत हो, जहां भी जमहूरियत हो, वहां पे सियासी नोक झोंक तो चलती रहती है, वो तो नहीं रुकेगी। लेकिन जब बात रियासत की आ जाए या मुल्क की आ जाए या मुल्क के सिस्टम की आ जाए, तो फिर मैं ये समझता हूं कि बहुत अहम चीज़ है कि हम इस पे सियासत ना करें। मैं क्यों ये बात कर रहा हूं जी। ये जिस तरह पीटीआई ने अभी वो हायर किया था, क्या कहते हैं उसको, डेविड फेंटन को अमेरिका में। डेविड फेंटन एक ऐसा शख्स है जो 30 साल से तकरीबन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कैंपेन कर रहा है अमेरिका में। ऐसे शख्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर हायर करना, पीटीआई का हायर करना, और उसके बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन करे जिसके नतीजे में या कम से कम उसके असर में अभी जो आपकी ये जो प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम है, उस पे उसके जो कुछ इदारे हैं कौमी, उन पे सैंक्शंस लगना, तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो मुनासिब नहीं है। सिमिलरली ये जो तहरीक, ये जो पास करवाया, एक खत लिखा गया जिस पे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने साइन किए, वो पीटीआई ने उस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे। और वो जो खत है, अगर आप उसका मतन पढ़ें तो वो खत किसी जमात के खिलाफ नहीं है। अगर वो खत होता पीएमएलएन के खिलाफ तो मैं कहता ये सियासी नोक झोंक है, चलें आपके जानने वाले थे कांग्रेसमैन या सेनेटर्स, आपने उनसे खत लिखवा दिया। या जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च के, वो रेजोल्यूशन पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के खिलाफ नहीं थी। ये रेजोल्यूशन, ये खत, ये आईएमएफ के दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट, ये डेविड फेंटन को हायर करना, ये पाकिस्तान के खिलाफ थे। ये रेजोल्यूशंस पाकिस्तान के खिलाफ आई हैं। तो जब मुल्क आपके सामने आए तो मेरी दरखास्त होगी कि मुल्की मामलात और रियासती मामलात को थोड़ा सा अलहदा कर दें। बाकी हमारे साथ जो आपकी नोक झोंक है, चाहे अज़मा बुखारी साहिबा आप पे थोड़ी सी नोक झोंक करें या आप जवाबी कार्रवाई करके कोई नोक झोंक करें, ये सियासी नोक झोंक तो चलती रहेगी, लेकिन मुल्क की सलामती, मुल्क की तरक्की जो है दुरुस्त हो गया। उसे मावरा सर, उससे मावरा ये काम। जब भी मुज़ाकरात होते हैं या कोई भी टेबल पे बैठा जाते हैं तो गिव एंड टेक होता है। अब पीटीआई वाले तो अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो ले आएंगे, जिसमें उनकी सरफहरिस्त 2 ही शराइत जो वो बार बार कहते हैं। हुकूमत के कोई मुतालबात हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में फरमाया कि जी सिस्टम को स्मूथ चलने दें, और अगर आपने एहतजाज करने हुए तो उनके SOPs बनाए जाएंगे। देखिए, हमारा जो नुक्ता नज़र, मेरा जो नुक्ता नज़र है, जो मेरी दरख्वास्त होगी वो ये है कि जमहूरी डायलॉग को, रियासती डायलॉग को या इदारा जाती जो डायलॉग है उसको क्रिमिनलिटी से अलहदा रखें। जो केस 190 मिलियन पाउंड का है, मैं इस वक्त वजीर हूं, अगर मैं अपने किसी दोस्त को, पुराने दोस्त को, कॉलेज स्कूल के दोस्त को 190 मिलियन डॉलर का फायदा दे दूं, ये 190 मिलियन पाउंड या 250 मिलियन डॉलर का, तो आप अपने प्रोग्राम पे क्या कहेंगी? आप मुझे बताइए कि अगर मैं अपने कजन को या किसी दोस्त को या किसी जानने वाले को अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए 250 मिलियन डॉलर, 190 मिलियन पाउंड का फायदा दे दूं, तो आप क्या कहेंगी कि ये करप्शन नहीं है? तो जो करप्शन के मामलात हैं और उसके ऊपर तरफा ये कि मैं उससे 450 कनाल जमीन भी ले लूं अपने नाम पे, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं करप्शन के खिलाफ, इनको अलहदा रखा जाए।
अगर किसी ने एयर बेस के ऊपर हमारे जहाज जलाए हैं, अगर किसी ने कोर कमांडर का घर जलाया है, अगर किसी ने GHQ पे हमला किया है, अगर किसी ने ये तमाम चीजें की हैं, तो वो क्रिमिनलिटी अलहदा रखी जाए। सही। हमें इस वक्त बैठ के बात ये करनी है कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है, हमारे आने वाला कौन सा तरीकाकार तय करें कि जिस तरह इलेक्शंस पे ले दे हर मर्तबा होती है या ना हो, कौन सा ऐसा तरीका है जिसके तहत हुकूमत हकीकी तौर पे आगे बढ़े और लोगों के मसाइल हल करे, और ऑपोजिशन हकीकी तौर पे उसको क्रिटिसिज्म दे ताकि वो बिल्स, वो तमाम तरीकाकार बेहतर हो सकें। उन पे जो डायलॉग है और क्या चीजें हैं, हमारी बाउंड्रीज क्या हैं, हमें क्या करना है, हम क्या नहीं करेंगे, इन बातों पे गुफ्तगू। सही। तो सर, इन मुज़ाकरात में हुकूमत को क्या क्या मेन चैलेंजेस हैं? देखिए, मैं तो समझता हूं कि बड़ी खुशाइन बात है कि ये डायलॉग शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा जो चीज इरेटिक हो सकती है, मैं उसे मुश्किल तो नहीं कहूंगा, वो खान साहब की तबीयत है कि खान साहब जब आप किसी स्टेट्समैन से बात करते हैं तो आपके गुमान में यह आता है कि जो वो कह रहा है वही है। इसी वजह से लोगों को लीडर मानते हैं कि जब वो कोई बात करे तो मैं उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि ये बात से अपनी टलेगा नहीं। लेकिन चाहे वो 35 पंक्चर हों, चाहे वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब हों, चाहे वो जस्टिस वजीउद्दीन हो, चाहे वो अमेरिका का साइफर हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स का आया हुआ टेलीफोन कॉल हो, चाहे वो फ्रांस के सदर का फोन हो जिसको आप कह रहे हैं मैं मसरूफ था, मैंने उसकी कॉल ही नहीं ली। यानी इस तरह की जो अजीबो गरीब बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए, आप ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, आप मुल्क की खारजा पॉलिसी को दाव पे लगा दें। मुझे लगता है ये जो रवैया है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सही। तो खान साहब किस वक्त किसी भी बात से